नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हम जनवरी 2024 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। तो 2 वीडियोस इस मैगज़ीन के अपलोड हो चुके हैं। एक मासिक घटनाओं का सार संग्रह है और सेकंड वाला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे है। तो हम सेक्शन वाइज़ चलेंगे ताकि जिनको जो सेक्शन पढ़ना हो तो वो पहले उसको पढ़ ले। क्योंकि मैंने आई थिंक सितंबर की जो क्रोनोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक थे, तो एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को कवर कराया था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला कहाँ है। तो कभी-कभी हम जो है टाइम के हिसाब से भी वीडियो को उस तरीके से बनाते हैं ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आ सके। लेकिन फ़िलहाल अपने पास में समय है तो हम सेक्शन वाइज़ इसको पढ़ लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को, और मैं जब थंबनेल बनाती हूँ तो उसपे मैं लिख देती हूँ कि कौन-सा वाला पार्ट हम कर रहे हैं। तो आप उसको देख कर के भी जो है वहाँ आइडिया लगा सकते हैं कौन-सा पोर्शन आपको करना है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहली जो खबर है वो आपराधिक कानूनों से जुड़े जो 3 विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ये ऑलरेडी पारित हो चुके हैं और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में जो ये विधेयक बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसे करके 3 जो अलग-अलग बुक्स हुआ करती थी। अब उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपका सीआरपीसी जो है उसका नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और इंग्लिश में भी आपको सेम यही बोलना है, बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर हम बात करें आईपीसी की तो उसका नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता किया गया है। और एक हम साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, उसका हिंदी और इंग्लिश में नेम चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है। अब सिर्फ नाम ही नहीं चेंज किए गए हैं, काफ़ी सारी जो पुरानी जो चीज़ें थी, जो कॉलोनियल पीरियड से चली हुई आ रही थी, यानी औपनिवेशिक के ज़माने से आप देखिए कि अगर आईपीसी जो है वो 1860 की है, तो 1860 के अंदर जो लॉज चला करते थे वो अभी तक जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। तो उन सबको जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, चीज़ें पुरानी हो चुकी है, उनको रिप्लेस किया गया है यहाँ पर। तो देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी जिसको हम बोलते हैं, उसमें धारा 150 में देशद्रोह से जुड़ा हुआ प्रावधान है। इस कानून से राजद्रोह अब देशद्रोह में बदल गया है। पहले राजद्रोह हुआ करता था, अब उसको देशद्रोह या सेडिशन जो है वो कहा जाएगा। अर्थात राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को जो है वो समाप्त यहाँ पर कर दिया गया है। यानी कि शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है, लेकिन अगर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता यानी कि यूनिटी, इंटीग्रिटी और जो है सॉवरेनिटी की बात आती है, तो अगर इसके खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको कठोरतम सज़ा यहाँ पर दी जाएगी। कठोरतम सज़ा का क्या मतलब है? या तो 7 साल की सज़ा या उससे लेकर के आजीवन जो है लाइफ टाइम इम्प्रिज़नमेंट जो है उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। इससे पहले ये आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का प्रावधान हुआ करता था। अगर हम पुरानी आईपीसी देखें तो उसमें ये 124 ए था, जिसको चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब आप ये देखिए कि जो पुराने वकील थे और जो अब नए बच्चे वकील बन रहे हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सब अब एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुके हैं। क्योंकि नए वालों को नई चीज़ पढ़नी है ऑफ़ कोर्स, और पुराने वालों को भी अब नई चीज़ पढ़नी है। बस ये है कि उनका अनुभव जो प्रैक्टिस का है वो उनको काम आएगा, लेकिन सेक्शंस जो है वो सारे उनको चेंज करके इनको पढ़ने पड़ेंगे। ख़ैर अपने एग्ज़ाम में ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि क्या ऐसे फंडामेंटल चेंजेज़ हैं जो इसके अंदर किए गए हैं। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि नए जो कानून है उसमें क्या कुछ नया आप देखते हैं? तो उसके अगर आपसे पूछ ले, या मान लीजिए आप एक सामान्य नागरिक भी हैं, तो हमें इतना भी पता होना चाहिए और सिविल सर्विसेज़ के एस्पिरेंट हैं, तो हम कुछ बता सकें इसको लेकर के, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल से पढ़ रहे हैं। फिर देखिए कि हमारे देश में सबसे अगर आप अखबार उठा के देखेंगे तो रेप के जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा क्राइम मैं इसको देखती हूँ। मैं क्या देखती हूँ, आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो आपको डेली कोई ना कोई जो है वो खबर मिलेगी। कभी फेक भी होती है, लेकिन कभी कुछ ज़्यादा ही मतलब ऑथेंटिक भी होती है, और ऐसी होती है कि बहुत ही दिल दहला देने वाली ऐसी खबरें देखते हैं हम। तो अब देखिए उसमें क्या-क्या प्रावधान किए हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से अगर बलात्कार के अपराध में अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ये धारा 72 के तहत जो है वो किया गया, नए जो बीएनएस एक्ट है उसमें। और गैंगरेप के मामलों में 20 वर्ष या जिंदा रहने तक यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है वो इसका प्रावधान है, जिसको कि धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है। और शादी करने के नाम पर गुमराह करना या पहचान छिपाकर शादी करना, इसमें 10 साल तक की सज़ा होगी, और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 में जो है इसका वर्णन किया गया है।
मॉब लिंचिंग आपने पढ़ा है कि भीड़ के द्वारा अगर किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया जाता है, उसको मारने की चेष्टा की जाती है, तो उसको लेकर के धारा 101(2) के अंदर जो है सबसेक्शन 2 में सज़ा का प्रावधान है। इसमें भी आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, अब एक चीज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अब ये होगा कि चार्जशीट जब दाखिल होगी, तो उसकी समय सीमा भी निश्चित कर दी गई है कि चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय कर इसे 90 दिन जो है वो रखा गया है। 3 महीने के अंदर जो है चार्जशीट जो इंस्पेक्टर या पुलिस जो भी होते हैं उनको दाखिल करनी होगी और जो मजिस्ट्रेट है उसको 14 दिनों में मामले का संज्ञान या कॉग्निजेंस जो है वो लेना होगा। तो ये बड़ी काम की चीज़ है यहाँ पर कि अब 90 डेज़ का यहाँ प्रावधान कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप करे ही जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चली रही है, ऐसा नहीं है। आपको 90 डेज़ में चार्जशीट जो है वो सौंपनी होगी और 14 दिनों में मजिस्ट्रेट को जो है उस पे एक्शन लेना होगा। फिर देखिए कुछ और धाराएँ हैं जो इसमें बताती है कि पहले सीआरपीसी के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था उसमें 484 धाराएँ होती थी। अब जो उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसमें 531 धाराएँ होंगी और भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में 511 धाराओं के स्थान पर 358 धाराएँ होंगी। 20 नए अपराध जो है वो इसमें जोड़े गए हैं। 19 धाराओं को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अच्छा, साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें क्या किया गया है, इसमें 167 के स्थान पर अब 170 धाराएँ होंगी यानी कि धाराओं में बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, 2 और जो है विधेयक हैं जो पारित हुए हैं। एक तो प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक और एक टेलीकॉम विधेयक। हालाँकि अब इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि अब देखिए गज़ट में अगर जैसे ये नोटिफ़ाई हो जाता है, तो फिर जो है नए बुक्स और नए सिलेबस के तहत जो है लॉ के स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस में अभी जो है नए प्रधानमंत्री जो है बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है इस बार हमारे 75th जो हमारा रिपब्लिक डे है उसके मुख्य अतिथि जो है वो होंगे। तो चीफ गेस्ट हमारे इस बार कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अच्छा, ये जो है छठे फ्रांसीसी नेता हैं जो इसमें शामिल होंगे इस बार। और देखिए वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो मुख्य अतिथि थे और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो पुराना फैक्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप याद करें तो हमने पिछली बार वाली क्रोनोलॉजी में इसको जो है वो पढ़ा भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि एक और विधेयक के ऊपर है, जो कि है डाकघर विधेयक। डाकघर विधेयक 2023 को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि यह जो विधेयक है ये डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेता है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसमें एक पावर दी गई है कि एक्ट की धारा 9 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपात की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा या कानून के उल्लंघन से संबंधित आधार पर अधिकारियों को मेल को रोकने, खोलने या रोकने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देती है। यानी कि ये जो हमने पीछे पढ़ा, अगर इन मुद्दों से संबंधित कोई भी बातें हैं, हमारे विदेशी संबंध हुए, सार्वजनिक व्यवस्था है, आपात की कोई स्थिति है, सुरक्षा का कोई मामला है, तो जो महानिदेशक या जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो ईमेल्स को भी चेक कर सकते हैं, खोल सकते हैं, रोकने का भी उनको अधिकार है। ये सारी चीज़ जो है उनको यहाँ पर राइट जो है वो दिया गया है। तो हाँ, उल्लेखनीय है कि डाकघरों को सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के सेंटर के तौर पर विकसित किए जाने की योजना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि विधेयक में इंडिया पोस्ट को सेवा में चूक के लिए दायित्व से मुक्त किया गया है। ऐसे हालातों में डाक अधिकारियों के खिलाफ कोई केस जो है वो यहाँ पर दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से स्वायत्तता दी गई है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा तो यहाँ पर जो है इनके ऊपर कोई भी केस नहीं होंगे और उनको अधिकार और दिया गया है कि आप इनको जो है ओपन करके देख सकते हैं। फिर देखिए विधानसभा चुनाव, तो 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान और तेलंगाना। तो इनमें कौन-कौन सी सीट्स हैं ये पता करेंगे और चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है ये थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में भाजपा के मोहन यादव जो है नए सीएम बने हैं और 163 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। ये जो है दक्षिण उज्जैन से विधायक रहे हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को। विधानसभा स्पीकर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं बनता है यहाँ पर। तो हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो है विजयी सीटों जो है छत्तीसगढ़ का चुनाव है जहाँ पर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है और यहाँ पर विष्णु देव साय जो है वो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं।
फिर यहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री विधानसभा स्पीकर है, लेकिन ये इतना याद रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ देखिए तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई है और रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के नए सीएम बनाए गए हैं। तो इनके थोड़े सीएम के नाम ध्यान रखेंगे तो बस इतना काफ़ी है और कुछ सीट्स का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो है मिज़ोरम की बात आती है। मिज़ोरम में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जेडीपीएम के लाल दुहोमा नए सीएम बनाए गए हैं। ये जो जेडीपीएम है इसका फुल फॉर्म है जोरम पीपल्स मूवमेंट। तो ये यहाँ की जो लोकल जो वहाँ की पार्टी है उसने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखिए कि वहाँ के जो ऑलमोस्ट जो लोकल पार्टीज़ होती हैं वही वहाँ पर जो है वो जीतती हैं। तो जोरम पीपल्स मूवमेंट के जो लाल दुहोमा है वो यहाँ के नए सीएम जो है वो बनाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है और भजन लाल शर्मा जो है नए सीएम बनाए गए हैं और ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं। 115 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो अपॉइंट हुए हैं और विधानसभा स्पीकर हमारे वासुदेव देवनानी हैं जो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो कि राजस्थान की बातें हैं और ये तो हम आपको पता ही है कि इसके इसके बारे में तो सभी लोगों को पता रहता है कि राजनीति अभी काफ़ी गरमाई हुई भी थी। तो ज़्यादा कुछ विशेष पढ़ने जैसा है नहीं। 115 सीटें भाजपा को मिली है, कांग्रेस को 69 और उसके अलावा जो है निर्दलीय 8 जो है वो यहाँ पर एमएलएज हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक संसद में पारित। तो देखिए 2 विधेयक पारित किए गए हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित। एक तो वहाँ आरक्षण का विधेयक है जिसके के अंदर कहा गया है कि भई जो एससी, एसटी और सामाजिक जिसको ईडब्ल्यूएस हम कहते हैं, तो इनको जितने भी पेशेवर संस्थान हैं वहाँ पर नौकरियों के अंदर जो है आरक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा एक और बात इन्होंने कही है जो कश्मीरी जो पंडित जो वहाँ से हटा दिए गए थे, भगा कर के उनको कहते हैं कि हटाया गया है। तो उसको लेकर के इन्होंने एक बात कही है। सबसे पहले तो जो विधानसभा की वहाँ सीटें हैं उनको बढ़ा करके 90 किया है। कुल संख्या बढ़ा करके 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रावधान और किया गया है। फिर उन्होंने कहा है कि एक और प्रावधान अनुसार जो उपराज्यपाल हैं वो विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों में से 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, जिसमें से 1 सदस्य जो है वो महिला होनी चाहिए। और विधेयक में ये भी कहा गया है कि उपराज्यपाल पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी पीओके वाला जो एरिया है उसके विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। तो नॉमिनेट करने की पावर जो है वहाँ के गवर्नर को या उपराज्यपाल जो है उनको दी गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विधेयक के अंदर क्या खास बात जो है वो बताई गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक संसद में पारित किया गया है। यानी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक जो है वो पारित किया गया है। किससे रिलेटेड है? तो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, और जो अन्य कमिश्नर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से जुड़ा हुआ एक विधेयक है। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या जो है वो बातें कही गई है। तो अब देखिए इसमें काम की बातें क्या कही गई है। तो हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है उन्होंने इस बिल को जो है वो वहाँ पर पेश किया संसद में और ये पारित हो चुका है। और इसमें देखिए कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति से के संबंध में कुछ बातें कही गई है कि अब जो नियुक्ति है वो समिति के आधार पर की जाएगी और समिति के सदस्य जो हैं वो प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होंगे, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के जो नेता होंगे वो लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी। फिर और चीज़ देखिए इसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल जो है उसको तैयार किया जाएगा। उसके मतलब सर्च के लिए कि किसको अपॉइंट किया जाए, उसको मतलब इसको सर्च कमेटी कहते हैं और इस सर्च कमेटी की जो अध्यक्षता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर के जीवन का सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इस पद की अध्यक्षता इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता करते हैं जो कि सिफारिश करेंगे कि किन व्यक्तियों को जो है इलेक्शन कमिश्नर या उस पद पर जो है वो बैठाया जाए। अच्छा, अब इसमें देखिए कि क्या-क्या प्रावधान और हैं कि जो केंद्र सरकार में सचिव या सेक्रेटरी या इससे ऊपर के रैंक पर जो व्यक्ति हैं, उन्हीं को चुनाव आयुक्त बनने के योग्य यहाँ पर कहा गया है।
फिर विधेयक में एक अन्य प्रावधान के अनुसार जो इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स होते हैं, अगर ड्यूटी के दौरान कोई आदेश देते हैं तो कोर्ट में उनको उस आदेश के खिलाफ उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और दूसरी बात ये है कि पहले इनके जो वेतन भत्ते होते थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समान होते हैं, जज, चीफ जस्टिस नहीं, जज के समान इनके वेतन भत्ते होते थे। लेकिन अब जो है ये अ, जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनके बराबर जो है इनके वेतन और सेवा शर्तें होंगी। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि इनके अंदर किए गए हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेटी के सदस्यों के बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल किस बारे में है। तो देखिए ये निर्णय भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर से जो धारा या आर्टिकल 370 जो है उसको हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम वैध कह रही हूँ, वैलिड जो है वैध करार दिया है या वैलिड जो है इन्होंने माना है। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट भी इसको जो है वो वैलिड मानती है और 5 सदस्यों वाली जो बेंच थी उसने इसको जो है वैलिड करार दिया है, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत जो है वो शामिल थे। आपको पता है कि ये जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 हिस्सों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसको यहाँ पर वैलिड करार दिया है, कुछ विशेष नहीं है, बस वही काम की बात थी। फिर नेक्स्ट देखिए, विश्व के पहले, देखिए यहाँ पर क्या है, विश्व का पहला, ठीक है? तो पोर्टेबल अस्पताल जो है इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो हमारे भारत में जो गुरुग्राम है हरियाणा में, वहाँ पर जो है इसको ओपन किया गया है। इसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ठीक है? ये ध्यान रखना है। इसको प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है वो बनाया गया है। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। तो ये स्वदेशी रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें मिनी क्यूब से बनी जो प्रणाली है उसको यूज़ किया गया है, यानी मिनी ICU है, इसमें एक ऑपरेशन थिएटर है, रक्त परीक्षण उपकरण है, एक्सरे मशीन है, चिकित्सा उपकरण है। ये सब जो है इसमें शामिल किए गए हैं। 200 से अधिक जो रोगी हैं उसका इलाज इसके अंदर किया जा सकता है। तो केरला की एक कंपनी है जिसका नाम है HLL लाइफ केयर और आरोग्य मैत्री क्यूब, इसके द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है गुरुग्राम के अंदर इसको जो है ओपन किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग। तो पहली बात तो एस्पिरेशनल, आपने एस्पिरेशनल स्टेट सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, और अब डिस्ट्रिक्ट के बाद में उसका भी एक छोटा रूप जो होता है ब्लॉक। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसकी रैंकिंग जारी की गई है और इसको नीति आयोग ने जो है जारी किया है। ये इसका पहला संस्करण है, मतलब फर्स्ट टाइम जो है इसको निकाला गया है और इसको कहते हैं डेल्टा रैंकिंग ऑफ ABP, यानी एस्पिरेशनल डेल्टा रैंकिंग, ब्लॉक प्रोग्राम रैंकिंग, सॉरी। और इसमें तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुर भीम ब्लॉक को पहला स्थान दिया गया है और दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। तो तेलंगाना यहाँ पर फर्स्ट पे आता है और जो दूसरा स्थान है वो किसको दिया गया है? कौशाम्बी को दिया गया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो नाम है वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है इसके अंदर, इन ब्लॉक्स में। तो इसलिए हम इतना ही ध्यान रखेंगे इसमें। इसमें पुरस्कार राशि जो है वो 1.5 करोड़ और दूसरी रैंक वाले को 1 करोड़ तक की जो है उसमें दी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है गुजरात का जो गरबा है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है जिसको कि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो जो गुजरात का गरबा है उसको इसके तहत जो है ICH के तहत इंक्लूड किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कि गुजरात का जो ये गरबा है ये हमारी 15वीं धरोहर है जो कि ICH में शामिल हुई है, यानी कि इंटरनेशनल जो कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है उसके अंदर ये 15वीं जो है हमारी धरोहर है जिसको शामिल किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो पिछले साल हमने पढ़ा था दुर्गा पूजा जो है उसको इसमें शामिल किया गया था। उसके अलावा भी आप नाम ध्यान रखिएगा, जैसे कुंभ मेला है, नवरोज़ है, ये पारसियों का फेस्टिवल होता है, योग है, जंडियाल गुरु है पंजाब में, भारत के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने की पारंपरिक कला है, पीतल और तांबे का शिल्प है, संकीर्तन है मणिपुर का, इसके ऊपर तो UPSC में क्वेश्चन भी था संकीर्तन पे।
तो ये क्वेश्चन 2012 के अंदर जो है इस पे आरएस में भी पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो इस ऐसे क्वेश्चंस जो है वो लोग पूछ लेते हैं, नाम दे देंगे इनमें से कौन सा इंटेंजिबल हेरिटेज साइट नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आप ये सारे नाम जो है एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आपको एलिमिनेशन करना हो तो वो आपको यहाँ पर यूज़फुल लगे। फिर देखिए 2022 में 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए आईसीएच 2003 कन्वेंशन की 24 सदस्यीय अच्छा, भारत भी जो है इसकी समिति का सदस्य था, और इस बार जो इसकी बैठक बोत्सवाना में की गई थी, और वहाँ पर जो है गरबा को इसमें सेलेक्ट किया गया है। फिर देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है उसकी एक रिपोर्ट है जो अपराधों से रिलेटेड होती है। आपको पता है जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ये मतलब एक सोशियोलॉजी का एक वो होता है ये फैक्ट कि भई जैसे लोग बढ़ रहे हैं, जैसा समाज जैसा हो रहा है, उस हिसाब से अपराध भी जो है वो बढ़ते ही हैं। तो अगर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है तो साइबर अपराधों में वृद्धि हो रही है, तो सभी अपराधों में एक तरीके से यहाँ पर आपको बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे आप देखेंगे 13% एससी जो समुदाय है उनके खिलाफ अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है। आत्महत्याओं के मामलों में वृद्धि जो है वो 2021 की तुलना में 2022 में 4.2 प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं की संख्या में 3.7% की वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक आत्महत्याएं कृषि क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती हैं। तो ये सारी हैं। मामलों के पंजीकरण में यानी कि रजिस्टर्ड जो मामले हैं उसमें गिरावट आई है। लोग अपने तक ही मामलों को सीमित रखते हैं। उनका इससे कहीं न कहीं पता चलता है कि विश्वास में कमी है, न्याय में कमी है, न्याय पर जो विश्वास है उस पे कमी है। हत्या के जो दर्ज मामले हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे है, और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है। तो ये काफ़ी शर्मनाक जो है वो यहाँ पर है चीज़। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किस पर है, तो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अतिरिक्त प्रभार का वितरण जो है वो किया गया है। अब अतिरिक्त प्रभार किसको दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 75 का जो सब सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि भाई जो पोर्टफोलियोज़ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा जो है उनको कृषि और किसान कल्याण का मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे हैं, उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजीव चंद्रशेखर जो है उनको जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण को जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो यहाँ पर सौंपा गया है। तो अब नाम तो ऐसे वाले की नहीं पूछते हैं, लेकिन ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए हमने इसको यहाँ पर देख लिया है। वैसे तो देखिए एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। फिर शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। स्वर वेद मंदिर महामंदिर, तो स्वर वेद महामंदिर जो है इसका उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यहाँ पर मेडिटेशन किया जा सकता है, और यहाँ पर जो स्पेस है वो 20,000 से ज़्यादा लोगों के लिए है। इसमें जो देखिए मंदिर की जो ये नाम है, ये सद्गुरु श्री सदाफल देव जी महाराज के द्वारा लिखित एक आध्यात्मिक ग्रंथ से जो है इसको लिया गया है। तो अगर पूछ ले आपसे स्वर वेद जो महामंदिर है ये कहाँ पर है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, तो इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। फिर यहाँ पर देखिए ये बाराकूडा क्या है, तो बाराकूडा जो है भारत में इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश की सबसे तेज़ सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। क्या है ये, एक सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, और देश की सबसे तेज़ जो है वो सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। इसका अनावरण जो है केरल के अलापुझा जो जगह है वहाँ से किया गया है। और बाराकूडा जो है इसका मतलब होता है मछली। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले बाराकूडा क्या है, तो ये एक जो है बोट है, इलेक्ट्रिक बोट है, जिसका कि अनावरण किया गया है भारत में। और इसका जो है कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो केरला के अलापुझा में जो है वो किया गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए JN1 कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है जो विश्व भर में फैल रहा है। तो अभी भी जो है क्योंकि पहले देखिए कि जो वायरस होता है वो पूरी तरीके से कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो JN1 क्या है, ये कोविड-19 के ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसका भी सब वेरिएंट है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि JN1 क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका भी ये सब वेरिएंट जो है वो देखने में आया है। और केरल में जो है इस वेरिएंट का पहला मामला देखने में आया है। फिर देखिए समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो तेलंगाना राज्य में की गई है। बस इतना ध्यान रखना है, नाम का पता होना चाहिए, और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, तेलंगाना में की गई है।
सो यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स हम देखते हैं। वन लाइनर में आप देखिए कि भारतीय नौसेना में अब जो रैंकिंग होगी उसका नाम जो है वो चेंज किया जा रहा है, यानी रैंकिंग का जो नाम है वो भारतीय संस्कृति के आधार पर जो है अब लोगों को दिया जाएगा। फिर देखिए हाथियों के द्वारा जो दुर्घटनाएं होती है, रेल हादसे होते हैं, पटरियों पर जब हाथी आ जाते हैं, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो है वो दूर किया जाएगा। उस प्रणाली का नाम जो है गजराज सुरक्षा कवच रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गजराज के नाम से आप पता लगा लेंगे कि एलिफेंट्स से बचाने के लिए इस सुरक्षा प्रणाली को लॉन्च किया गया है। फिर लोकसभा में जो संसद में जो सुरक्षा में चूक होती है उस घटनाओं को लेकर के जो सुरक्षा का ज़िम्मा है वो सीआईएसएफ को यहाँ पर सौंपा गया है। इन पे जैसे देखिए कोई क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। फिर यहाँ देखिए भारत में ब्लैक टाइगर अर्थात मेलानिजिस्टिक जो बाघ है, उसकी उपस्थिति किस टाइगर रिज़र्व में दर्ज की गई है? तो ये उड़ीसा का सिम्लीपाल, ये ध्यान रखिएगा कि सिम्लीपाल टाइगर रिज़र्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यहाँ पर जो ब्लैक टाइगर है यानी जिसको मेलानिस्टिक बाघ कहते हैं, उसकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात क्या है, लास्ट वाला यहाँ पर देखिए अ, किस राजवंश की टीला दफन प्रणाली को वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत ने नामांकन पेश किया है? तो अहोम राजवंश जो असम का है, उसकी जो टीला दफन प्रणाली है, उसको यूनेस्को की सूची में हम शामिल करने के लिए पेश कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो है राष्ट्रीय परिदृश्य था। अब हम कल जो है इसका जो जो हमारा स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी है और आर्थिक परिदृश्य है, उसको कंप्लीट करेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।